उसको माइग्रेट करते हो, ऐसे मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। आप जब माइग्रेट करते हो तो आपके पीछे की लाइट सीधे मेरी आंखों पे आती है, मेरी आंखें बंद होती है, मेरा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो प्रभावित होता है दोस्तों। आप लोगों को फिर मैं जो चीज बताना चाहता हूँ स्किप कर जाऊंगा। मुझे बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, और उस पॉइंट्स को मैं आपको धारा प्रवाह से बोलता हूँ, और आप लोग क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हो। इसलिए कृपया करके कभी भी लाइव क्लासेस में वीडियो देखने का, आपको मैं लाइव दिख रहा हूँ, आपको सारी चीज लाइव मिल रही है, वीडियो में सारी चीज मिल जाएगी, मुझे देखकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कृपया करके वीडियो लाइव चालू ना करें। उसके कारण क्या होता है, साउंड वाइब्रेट्स करता है, और वाइब्रेट करेगा तो आप लोगों को दिक्कत है, वीडियोस में दिक्कत आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का जो स्पेशल टॉपिक रखा गया है वो एक्ने रखा गया है दोस्तों। आप जब एक्ने की बात करते हो तो आज आपके पास टेबल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा केस आते हैं एक्ने के, और जब एक्ने के केसेस आते हैं तो मैक्सिमम केसेस में हम फेलियर के लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन हम समझते नहीं। लेकिन अभी जैसे राकेश सर ने, हेड्स ऑफ राकेश सर आपको, हम लोग जो है हमारे ग्रुप के मेंबर से बहुत अलग चल रहे हैं, हम लोगों की सोच ही डीप हो गई, ठीक है। एक एमबीबीएस को जितना नॉलेज हो रहा है मैं आपको दे रहा हूं, एक बीएचएमएस बीएमएस अगर खड़ा हो जाए तो आपके सामने बोल नहीं सकता, इतना डीप नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं मैं। अब ये अलग बात है आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी चीज में आप जाते हो या तो जाओ ही मत, सीधी बात, जाओ ही मत, और अगर जा रहे हो तो छोड़ो भी मत। याद रखना मेरा ये उसूल है। मैं जब भी काम करता हूँ, जो चीज के पीछे पढ़ता हूँ, तो जब तक मुझे समझ में नहीं आता, भले 15 दिन लग जाए, कंटिन्यू स्टडी करता हूँ, तभी इतना परफेक्ट हुआ। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप जिस चीज पे जा रहे हो तो पहले समझो, अगर समझ गए तो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कई लोगों ने कहा था सर आप S2 C2 L1 A3 वाई दे रहे हो 200 में, वाई? मैंने कहा भाई एक काम करो, चलो मुझे बताओ, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे कर रहे हो आप, वो भी एक्ने के लेवल पर, बता दो। तो बोले हाँ यार ये बात तो हमने सोचा नहीं। मैंने कहा आपने सोचा नहीं, मैंने करके देख लिया, ठीक है। ये चीज होता है, और मैंने लिखा है दिस इज अ गोल्डन फार्मूला, C330 or 200 alternate then S2 C2 L1 A3 Y 200, it's a golden formula with C15 1000 2 dose every 15 days, ठीक है। अभी राकेश सर ने यही चीज का डिस्कशन किया था, ठीक है। यही चीज है, आप लोग करेंगे तो राकेश सर जैसा आप भी बोलने लगेंगे, ब्रिलियंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो याद करिए दोस्तों, जब आप एक्ने वल्गेरिस के लेवल पर जाते हो तो एक्ने वल्गेरिस कुछ नहीं है, एक्ने वल्गेरिस एक सिस्टमेटिक प्लांट्स है। सिस्टमेटिक प्लांट्स मतलब आपकी बॉडी में डेवलपमेंटल इफेक्ट है। जब इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। Our body partly controlled by nervous system and partly by hormonal system. ये तो प्रकृति का नियम है कि हार्मोनल सिस्टम से ग्रोथ करा लो। तो इलेक्ट्रोमेपैथ की मेडिसिन जितनी भी है पॉजिटिव दोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, सिक्रेशन बढ़ेगा। ये तो पॉजिटिव अप्रोच है आपके लिए, फिर समझने की क्या जरूरत है, ठीक है। जब आपको नर्वाइन इफेक्ट देना है तो आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। C15 1000 आपने नेगेटिव किया, C3 को थोड़ा सा नेगेटिव किया, और S2 C2 L1 A3 Y को आपने थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव किया, ठीक है। नेगेटिव किया तो क्या करा आपने, नर्वाइन इफेक्ट किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। हमने दोनों सिस्टम से कन्वर्ट किया। क्यों किया भाई, ऐसा क्यों किया, कारण बताओ। कहते हैं ना घर में माँ बाप हमारे से पूछते हैं आपने ये गलती करा, बताओ क्यों किया, कैसे किया। अगर अच्छा करते तो कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड, पर कैसे किया जरा बताया। वहां प्यार से पूछेंगे, लेकिन गलती करी तो ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। तो वही चीज आपको समझना है। एक्ने या एक्ने वल्गेरिस क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसको मेजर बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है दोस्तों, तब शुरू होती है जब ऑयल या डेड स्किन सेल्स पोर्स में फंसकर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। तो भाई ऐसा कब होगा, जब छोटे छोटे छेद होते हैं पसीने के, उस छेद को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन कर दिया जाता है मतलब क्या, क्या हम पागल है, क्योंकि हमें पता नहीं है, पेशेंट्स को पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है दोस्तों। याद रखिएगा कैसे कर रहा है,
यही कारण है जब वो ब्लॉक होता है तो इसका कारण क्या होता है, डेड सेल्स बनती है। इसे ब्लैक हेड्स आप नाम देते हो, ब्लेमिशेस नाम देते हो, व्हाइट हेड्स नाम देते हो, पिंपल्स नाम देते हो, जीट्स नाम देते हो, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के नाम है। ठीक है, जब पेशेंट को कुछ रेड स्पॉट या पिंपल्स होते हैं, जब उसकी माइल्ड फॉर्म होती है उसको एक्ने कहते हैं, वो धीरे धीरे नाखून लगाकर उसको फोड़ने लगता है। सबसे गंदी आदत होती है लड़कियों की, लेकिन आजकल लड़के भी पीछे नहीं है। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, जब सीवियर एक्ने होती है 100 पिंपल से कम या ज्यादा वहां डेवलप हो जाता है। यानी पिंपल्स फेस के लेवल पर, नेक के लेवल पर, चेस्ट के लेवल पर, बैक को कवर किए रहता है, पूरी बॉडी में हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे तो पूरी बॉडी में हो गए सर। ठीक है, कई लोग, कई पेशेंट, खासतौर से जेंट्स की बात करो, महिलाओं में कम होता है, लेकिन जेंट्स में आप देखो बड़े बड़े कड़े कड़े रेड लंप और पेनफुल कंडीशन लेकर एक सिस्ट के रूप में डेवलप होता है। अभी आपने सिस्ट की बात करी, मैं सिस्ट की बात कर रहा हूं। S2C2L1A3Y200 सिस्ट में बहुत ब्रिलियंट काम करती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये बड़े कड़े रेड लंप पेनफुल कंडीशन जब जैसे डेवलप होता है तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है दोस्तों। एक्ने होता क्यों है? पहले तो कहा जाता था कि भाई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए डेवलप हो रहा है। यानी यहाँ पर आप जो मैच्योरिटी के लेवल पर आते हो तो मैच्योरिटी के लेवल पर आपको वहां पर डेवलप होता है। लेकिन आज आप जो कंडीशंस देख रहे हो, आजकल तो 25 के बाद में भी महिलाओं को और जेंट्स को होने लग गया है। ठीक है, क्यों हो रहा है? डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस मेन कारण है। डाइजेशन डाइजेशन इम्परफेक्ट हुआ, आपको एक्ने आया, इसीलिए C15 काम करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप जवानी में देखते हो दोस्तों, जवान या टीन लोगों में काफी कॉमन होते हैं। क्यों कॉमन होते हैं? 18 साल से महिला, 14 साल से लगाकर 18 से 25 साल के बीच तक हर फीमेल मेल को आपको देखने को मिलेगा। खासतौर से अगर आपको शुरू हुआ तो 14 से 18 के बीच में शुरू हो जाएगा, उसके बाद नहीं शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद तब शुरू होगा जब वो बहुत ज्यादा लिपापोती में आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सामान्यतः टीनेज निकल जाने के बाद स्वतः ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कुछ महिलाओं को ये टीनेज में ना होकर एडल्ट स्टेज में निकलते प्राय उनकी मेंस्ट्रुएशन के ठीक पहले। आपने क्या समझा इससे? आया समझ में? S2C2 वाला है ना, ये मेन रीजन है। हमने क्या करा, हमने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को पकड़ा कि भाई ये क्यों हो रहा है। जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं तब बहुत ज्यादा हीटेड हार्मोन निकलते हैं। उनकी जो हीट होती है आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और जब आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपेयर हो रहा है, आपका नया चेंज, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, एक्जिला का डेवलप होना, सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलप होना, यूट्रस टेस्टिस का डेवलप होना, स्पर्म का डेवलप होना, बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा तेजी से मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो हीट बनेगी। और जब हीट बनेगी तो क्या होगा? डेफिनेटली स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होगी तो क्या होगा? आपके पोर्स ओपन हो गए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? ठीक है, महिलाओं से पूछ लेना क्या करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों को कोई नहीं चाहता कि चेहरे पे एक्ने हो, सब चाहते हैं कि नहीं मेरे को एक्ने से बचना है। बैड फील होता है लोगों के सामने। ठीक है, कुछ लोगों को सीवियर एक्ने हो जाती है, बड़ी बड़ी एक्ने हो जाती है, बहुत परेशानी झेलती है दोस्तों, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है, परेशान हो जाती है। हालांकि उन्हें केवल कुछ पिंपल्स होती है, लेकिन वो पिंपल्स भी उनको एक दो भी, हाय तेरी स्किन को क्या हुआ, ये पिंपल्स कैसे हो गए। मतलब लड़कियां ही लड़कियों को, लड़के लड़की को, लड़की लड़के को चिढ़ाना शुरू करते हैं, और यही कारण है दोस्तों, बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस होता है। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोमेपैथ में बहुत से अच्छे रिजल्ट हैं, जिससे हम एक्ने को तुरंत कंट्रोल कर देते हैं, तुरंत बैलेंस कर देते हैं, और विद इन 3 मंथ पेशेंट्स की सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपनी गलतियां सुधार ले, वो खाने पीने में ऑयल का सेवन ज्यादा न करे, पानी की ज्यादा से ज्यादा, भाई कहीं आग लगती है तो आप क्या करते हो? पानी डालते हो ना, उसको बुझाने का काम करते हो ना। आप तो पानी ही नहीं पी रहे, आपको 10 गिलास पीना, 5 गिलास 6 गिलास में महिलाएं लड़कियां जो है 5 से 6 गिलास, टाइम ही नहीं मिलता। अब बताओ दोस्तों, पानी पीने का टाइम नहीं है, अब आप इससे ज्यादा झूठ और बड़ा खतरनाक काम है दोस्तों। याद रखिएगा, जब आप कॉजेस के लेवल पर आओगे, एक्ने तब प्रारंभ होता है जब ऑयल या डेड स्किन सेल्स पोर्स में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। ये जो पसीने के छेद होते हैं, यहाँ पर डेड स्किन सेल्स हो गई, ठीक है, ऑयल्स हो गए। आप बहुत ईमानदारी से देखिए इस समय आप क्या यूज करते हो। आपको कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, आप कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, तब आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है। आपको पता है कॉस्मेटिक 2 प्रकार की होती है, एक इस एक्ने के कंडीशन में यूज करने वाली, और एक बगैर एक्ने के लेवल पर। ठीक है, तो बगैर एक्ने वाले खूब यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कंटेंट बहुत खतरनाक होता है। याद रखिएगा,
जब भी कभी जर्म्स इस पोर्स में प्रवेश कर जाएंगे, आप देखो पीला पीला पस युक्त बहुत सारे लड़के और लड़कियों को पिंपल्स होती है। वो क्यों होती है? इसी जर्म्स के कारण। क्योंकि हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, जैसे कट लगी बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप स्वेलिंग, रेडनेस, पस बनना। मैंने अभी इन्फ्लामेशन इसीलिए पहले पढ़ा रहा हूं आपको दोस्तों। ज्यादातर लोगों को टीनेज में ही एक्ने निकलने लग जाएगी, जैसे टीनेजर्स आए उनमें ही निकलने लग गई। ये इसलिए होता है क्योंकि प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद स्किन में ज्यादा मात्रा में सीबेसियस ग्लैंड का डिस्चार्ज यानी सीबम, पसीना निकलने लगता है दोस्तों। बहुत चिकना होता है। ठीक है, क्योंकि हार्मोन चेंज होते रहते हैं, जिससे सीबेसियस ग्लैंड का जब सिक्रेशन बढ़ेगा, और स्वीट ग्लैंड मतलब पसीना आना, पसीना बगल में से आएगा, वो बिल्कुल पानी जैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन सीबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है चिकना होता है, वो न्यूट्रिशन पैदा करता है, जिसको हम सीबम कहते हैं। आप देखो आपके चेहरे के लेवल पर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज्यादा चिकनाई नजर आएगी, वो यही सीबम होता है। इसी दौरान इन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, चलो सीबम बन रहा है तो वो तो आपकी गंदगी को वहां से निकालने के लिए पूरी ड्राई प्रोसेस रख के वो बना रहा है। ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप चेहरे को 5-7 बार धो रहे हो? नहीं धो रहे हो। 1 या 2 बार अच्छे से साबुन कॉस्मेटिक ले ली, तबीयत से रगड़ रगड़ के धो लिया, आपने पूरा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर लिया। ठीक है, क्योंकि कॉस्मेटिक का उपयोग कब करना, कौन सा कॉस्मेटिक करना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रोपैथ के फिजिशियन समझते नहीं है। जितने भी सीनियर हैं वो इस चीज को बहुत बारीकी से समझ गए कि कहां कहां प्रॉब्लम आती थी दोस्तों। ऑयल बेस्ड जितने भी स्किन प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है, जिससे एक्ने की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए जितना हो सके स्प्रे का प्रयोग कीजिए आप। ठीक है, जितना हो सके स्प्रे का प्रयोग करिए। आप जब भी बनाएंगे, ये जो D4 में मैंने बताया आपको 3rd नंबर का, आप जब भी बनाएंगे इसको क्या करिएगा, 90 ml आपको डिस्टिल वाटर लेना है, सॉरी 80 ml डिस्टिल वाटर लेना है, 10 ml गुलाब जल लेना और 10 ml ग्लिसरीन लेना। याद रखिएगा, ये रेशियो रखिएगा, परफेक्ट रेशियो रहेगा। ग्लिसरीन क्या करेगा? सॉफ्टनेस पैदा करता है। ठीक है, और सॉफ्टनेस स्किन के लेवल पर लाएगा तो मेडिसिन तो हमारी परफेक्ट है, फटाफट साफ कर देगा। ठीक है, और रिजल्ट इतने ऑथेंटिक मिलेंगे कि किसी भी क्रीम से आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे जो आप पर्टिकुलर। आप एलोवेरा ले लो, एलोवेरा जेल से क्रीम बनाओ, देखो कितना परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। इसीलिए स्किन प्रोडक्ट का जब उपयोग करते हैं, जो प्लग्स होते हैं, ठीक है, वहां पर जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग या अवरुद्ध कर दिया जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। और जब वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो जितने भी सीबेसियस ग्लैंड का डिस्चार्ज स्किन के अंदर फैलेगा, एक छेद बन के या 10 छेद को वहां पर अंदर के अंदर प्रभावित करेगा, वहां से एक्ने आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, पूरा का पूरा क्रॉप्स हो जाता है, आपको पूरा का पूरा एक्ने फेस अवरुद्ध हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए आप पेशेंट को डायरेक्टली समझाइए, कोई भी कॉस्मेटिक सोप नहीं यूज करना, कोई भी किसी भी प्रकार का एलोवेरा जैसा प्रोडक्ट है वही यूज करना। बाकी जिसमें आपको याद रखिएगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उस लेवल होता है प्रोडक्ट के, उस लेवल के ऊपर लिखा होता है नॉन कोमेडोजेनिक। ठीक है, याद रखिएगा, नॉन कोमेडोजेनिक यानी ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप एक्ने में यूज कर सकते हो, नॉन कोमेडोजेनिक। ठीक है, यहां पर ऐसे लेवल को प्रयोग कर सकते हो। एक्ने पीढ़ी दर पीढ़ी रन करता है, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यदि आपके पेरेंट्स में किसी एक को भी सीवियर एक्ने है तो आप मान के चलिए आपको भी संभावना 100% है कि आपको भी कभी न कभी एक्ने होगा ही होगा। इसीलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी कॉन्टेक्ट आपको याद रखना है, जब भी ऐसे पेशेंट आए S5 का विन-1 का प्रयोग जरूर करिएगा दोस्तों, S5 और विन-1। इसीलिए मैंने यहाँ पर गैंग्रेनॉल 4 का प्रयोग किया है, यहाँ पर मैंने देखो S5 शामिल किया, S5Y। ठीक है, तो ऐसे केसेस आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना पड़ेगा कि सीवियरिटी के ऊपर एक्ने के साइन और सिम्टम जब डिपेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको याद रखना है, जब कभी भी किसी को वाइड हेड्स होते हैं यानी बंद प्लग्ड वाले पोर्स, ब्लैक हेड्स होते हैं ओपन प्लग पोर्स रहेंगे लेकिन उसमें ऑयल निकलता रहेगा, जैसे ही ऑयल हवा के संपर्क में आएगा वो ब्लैक हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, एकदम ब्राउन कलर का हो जाएगा। और यही कारण है ये टेबल प्रैक्टिस में आपको नजर आते हैं कि छोटे छोटे ब्लैक हेड्स होते हैं। आप उस पेशेंट को बोलिए कि आप फूडिए नहीं, अगर फोड़ेंगे तो ये ऑयल एयर के संपर्क में आएगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही छोटे छोटे रेड टेंडर लंप जिन्हें हम पैपुल्स कहते हैं, वो पैपुल्स बनाएगा और डेफिनेटली आप लोगों का लेवल अफेक्टेड हो जाएगा। जिसमें सर वीडियो बंद कीजिए, ये जो कंडीशंस होती है सैमसंग गैलेक्सी 13 2016, प्लीज बंद कीजिए वीडियो।
मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला था वीडियो इज नॉट अलाउड, प्लीज क्लोज योर वीडियो। सब ना समझ डॉक्टर है इलेक्ट्रोमोपैथ में। जो पिंपल्स होते हैं दोस्तों वो कैसे होंगे आपको समझना है, वो पस्ट्यूल वाले होंगे और जिसके अंदर आप देखोगे ना टिप्स में पस भरा होता है और यही कारण है कड़े कड़े हार्ड पेनफुल लम्प्स वहां पर स्किन के सरफेस के नीचे डेवलप होते हैं और जब उसको फोड़ा जाता है तो वो दूसरी जगह पे सबसाइड हो जाते हैं और सबसाइड हो जाने के कारण दोस्तों नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं, हार्ड हो जाते हैं और नोड्यूल्स हो जाने के कारण दोस्तों पेनफुल पस भरे लम्प्स जो स्किन के सरफेस के नीचे पाए जाते हैं वो सिस्टिक लीजन के रूप में डेवलप हो जाते हैं। आप देखते हैं यही सिस्टिक लीजन जब ड्राई अप होता है, ड्राई अप होने के बाद में वहां पर दोस्तों आपको क्या करेगा, वो सिस्ट नुमा नजर आएगा, गड्ढे नजर आते हैं ना, वो गड्ढे के रूप में आपको वहां पर नजर आएगा और यही कारण है ये गड्ढे जो होता है टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलते हैं। एक टिपिकली आपको यहाँ पर काफी लेवल पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिलती है और यही कारण है यहाँ पर ऐसी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है जो इंडिकेट करती है कि स्किन के सरफेस नीचे जितने भी सिस्टिक लीजन पाए जाते हैं वो सिस्टिक लीजन गड्ढे डेवलप करते हैं। आप देखो कई लोगों के चेहरे पे पोर्स डेवलप हो जाते हैं, सिस्ट डेवलप हो जाती है, पोर्स डेवलप हो जाता है। अब मुझे बता दीजिए क्या आप पोर्स ठीक कर सकते हो? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। C5F1G वेन1 ये 4 मेडिसिन होती है जो पोर्स को ठीक करती है, लेकिन डोज बहुत शॉर्ट और कम देना है। गैंग्रीनॉल 4 दे दो ना, सब है उसमें, ठीक है। F1 को छोड़कर सब है, इधर आप किसी में भी F1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप जब वहां पर दोगे केवल 5 ड्रॉप मॉर्निंग में, 5 ड्रॉप इवनिंग में, 2 टाइप आपको देना है, केवल 2 टाइप्स। लेकिन पेशेंट को बोल दो लंबा चलेगा और ये स्प्रे लगाने को बोलो दिन में 3 टाइम, ठीक है। आप देखो पोर्स कैसे फिल अप होता है। काफी पेशेंट्स है मेरे पास जो पोर्स के लेवल पर क्यूरिंग कैपेसिटी दर्शाते हैं दोस्तों। हमें केवल टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर जाना है और समझना है कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रोटोकॉल तय करते हो आप एक्ने वल्गैरिस का, इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है, केवल और केवल फिजिकल एग्जामिनेशन से आप डायग्नोस कर सकते हो। केवल इतना देखना है एक्यूट है या क्रोनिक है। अगर एक्यूट है तो मैंने जैसे अभी कहा एक्यूट सिस्टिक लीजन है, आप D5 से शुरू कर दो या D6 से शुरू कर दो, जैसे रिजल्ट मिलता है D5 D4 D3 करके आपको क्लोज कर देना, आपका पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा है तो आपको 10th से शुरू करना पड़ेगा और पॉजिटिव की तरफ आना पड़ेगा, या फिर D6 से D10 की तरफ जाना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन देने की जरूरत है D6 से शुरू करो D10 या 3rd से शुरू करो 10th तक, ठीक है। जैसे जाओगे रिजल्ट परफेक्ट आता है। इसीलिए एक्ने वल्गैरिस का मेन प्रोटोकॉल है C15 1000, 15 डेज में 2 डोज, ये स्टार्टिंग होना चाहिए। जैसे ही पेशेंट आपके आता है, ले भाई ये गर्म पानी, ये C15 के 5 ड्रॉप डाली, ले पी जा, ठीक है। वही 10 ग्लोबल्स आप बनाकर उसको दे दीजिए, उसको कहिए कि ये 10 ग्लोबल्स 15 दिन बाद इसी प्रकार से खाली पेट कुनकुने पानी में डालकर पी जाना, ठीक है। या आपके पास बनी हुई तैयार है ग्लोबल्स, आप ग्लोबल्स उसको दे दो और उसको कहिए कि 15 दिन बाद फिर से रिपीट कर ले, ठीक है। S5Y D5 अल्टरनेट गैंग्रीनॉल 4 D5 ये उन लोगों के लिए जिनको स्किन में इचिंग बहुत आता है, ठीक है। सुपरफिशियल आएगा, इचिंग खतरनाक आता है और इचिंग के साथ में पस्ट्यूल्स डेवलप हो रहा है, पस पड़ रहा है, साथ में वहां देखो आप थोड़ा सा एब्सेस डेवलप होने के कारण वहां पर पोर्स डेवलप हो गए बड़े बड़े, वहां पर सिस्ट डेवलप हो गई। उस कंडीशन में गैंग्रीनॉल 4 D5 S5Y D5 में बहुत बढ़िया काम करेगा दोस्तों। तीसरा, जब आप एक्सटर्नल की बात करते हो तो 2 तरीके से एक्सटर्नल करना है, एक वो जो सिंपल हो, एक वो जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। सिंपल हो तो A2 C5 APG D4 में एक्सटर्नल अप्लाई कराइए, पहले 2 महीने D4 में, देन आपको D5 में। अगर D4 से रिजल्ट आ गया तो अगली बार D5 में बना के दो, अगली बार D6 में दो, काफी है। D4 में एक्ने रुकना शुरू करेगा, D5 में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव होना शुरू होगा और जैसे D6 दे दिया ग्लो आ जाएगा। सबसे पहला जब स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है, पेशेंट्स का यही फीडबैक होता है, सर हमारा चेहरा काला पड़ रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फीडबैक होता है और हम उसको कहते हैं कि भाई एक काम कर, आप यहाँ पर काला पड़ रहा है, आप इसको वहां पर इस प्रकार से नेगेटिव करते जाओ, रिजल्ट परफेक्ट आ जाएगा। दोस्तों याद रखना, जब एडवांस स्टेज आ गया, अब एडवांस स्टेज किस प्रकार की, सारी चीज एक साथ मिल रही है, स्पॉट भी है, पस पॉइंट भी है, ये है, सब है, तब वहां पर S5 शामिल करें आप, A2 S5 C5 APPG D4 एक्सटर्नली, ठीक है। या तो D4 में दो, D5 में दो या D6 में दो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दो। आप पहले D4 दे दो, पूरी सफाई कर दो, ठीक है।
पूरी सफाई हो गई, नेक्स्ट टाइम D5 में दे दो, नेक्स्ट टाइम D6 में दे दो। अगर आप इस प्रकार का लोशंस करेंगे, अल्टीमेट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यानी पहले 30 ड्रॉप ईच 30 ml में डाल के दे रहे थे, दूसरी बार आया 20 ड्रॉप ईच आप 30 ml में डाल के दे रहे हो, उसके बाद आया 30 ml में 10 ड्रॉप ईच इन मेडिसिन के डाल के दे रहे हो, रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, इसका टिपिकल बैच होता है। अगर आप बैच बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ग्रुप में एक बैच बना के दूंगा, इसका बैच बनाऊंगा रेशियो के अकॉर्डिंग, और वो आपको मैं डाल दूंगा, आपको करना कुछ नहीं है। अगर पेशेंट आया 30 ml आप डिस्टिल वाटर, ग्लिसरीन और गुलाब जल जो मिक्सचर मैंने आपको बताया था, एक रेशियो, इक्वल रेशियो आप वहां पर मिला लीजिएगा, और वहां पर उसमें 1 ml पर 1 ड्रॉप, जब पॉजिटिव हो 1 ml पर 1 ड्रॉप डाल दिया, ये पॉजिटिव हो गया। 1 ml मतलब 30 ml में 30 ड्रॉप, और 30 ml में 20 ड्रॉप डाला, न्यूट्रल हो गया। आप 10 ड्रॉप डालोगे, नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप रेशियो बना के दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चौथी बात, जब आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है स्किन को, तब वहां पर L2Y C11G का बहुत बड़ा रिजल्ट है। गैंग्रीनल फोर्ट जो होता है, यहाँ पर A2H5 C5 L1 सब आ गया। ठीक है, L2Y ये पूर्ण रूप से स्किन के न्यूट्रिशन के लिए, पूर्ण रूप से। अगर आपको पेशेंट बोलता है अरे साहब देखो तो मेरे को तो मेरा ग्लो भी जा रहा है, मेरा डलनेस आ गया, मेरी झुर्रियां जैसी आ गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप स्किन को न्यूट्रिशन दे दो। आप L2Y अल्टरनेट C11G D5 में दे दो, देखो कितना परफेक्ट रिजल्ट आता है। ये टेबल प्रैक्टिस की बात है, अनुभव की बात है दोस्तों। जैसे जैसे आप मर्ज करते चले जाओगे नॉलेज, मैं आपको गारंटी देता हूं अपडेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, पांचवी बात, जब स्किन में बहुत ज्यादा सीवियर इचिंग आ रही है, सारा कंट्रोल हो गया, तब आपको S3C1 A3F1 D5 में देना है। जैसे मैंने कहा ना आपको यहाँ पर F1 शामिल करना पड़ेगा, तब इस प्रोटोकॉल के साथ गैंग्रीनल फोर्ट दे दो आप। ठीक है, S3C1 A3F1 D5, गैंग्रीनल फोर्ट D5, और आपका ये अप्लाई एडवांस वाला आप देकर देखना, रिजल्ट ऐसे मिलेंगे। लेकिन जो गोल्डन फार्मूला होता है वो गोल्डन होता है दोस्तों। C3 का 30 या 200, अगर 30 दे रहे हो ग्लोबल्स में बनाओ, 5-5 ग्लोबल्स 3 टाइम गुनगुने पानी में डिजॉल्व होके दो, गोल्डन फार्मूला। 200 देना है तो हर चौथे दिन दो। S2C2L1A3Y 200, 5 गोली सुबह 5 गोली शाम, 2 टाइम, या 10 ग्लोबल्स मॉर्निंग में, 2 में से एक कंडीशन। यदि आप C3 200 देते हो, एक को मॉर्निंग कर दो, S2C2L1A3Y 200 देते हो, इवनिंग कर दो। ये जितनी भी ग्लैंड्स होती है, जिनके डिस्चार्जेस होते हैं, जो इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर सिक्रेशन के लेवल पर, उन सारी ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है। और जब बैलेंस कर दिया जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक्ने का पूरा प्रोसेस कंट्रोल में ला दिया जाता है। जो सिस्ट बन रहा है वो सिस्ट भी डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इस सारी प्रोसेसेस आपको समझना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ये एक्ने का लेवल फिट करना है। तो ये था हमारा दोस्तों एक्ने का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लामेशन। कल मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया था दोस्तों। फर्स्ट इवेंट जो वैस्कुलर इवेंट होती है, वो मैंने कल आपको पूरी बताई थी। आपको बताया था कि कैसे वहां पर इन्फ्लामेशन इंजरी के परिणाम स्वरूप डेवलप होता है, और उसके परिणाम स्वरूप जितनी कंडीशंस होती है, वहां पर सबसे पहले इंडोथेलियल लेवल पर जो मास्ट सेल्स होती है, वो बैक्टीरिया उसको प्रभावित करता है। वो प्रभावित होगा, उससे केमिकल्स निकलेंगे। 3 तरह के केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्टामिन हम पढ़ेंगे सेल में, प्रोस्टाग्लैंडिन और स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वहां सीक्रेट होता है। ये वहां पर वैसोडायलेटेशन कराता है, लेकिन सबसे पहले आर्टरियो डायलेटेशन जब होगा, सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और फिर उसके बाद लंबे समय के लिए तैयारी करके वैसोडायलेटेशन होगा। और जब वैसोडायलेटेशन होगा तो मैंने प्रेशर इफेक्ट बताया था कि वहां पर प्रेशर इफेक्ट जनरेट होता है। उसी प्रेशर इफेक्ट के कारण जो इंडोथेलियल सेल्स आर्टरी की रहती है, उसमें गैप जंक्शंस होते हैं, पोर्स बनते हैं, और वही पोर्स के कारण वहां पर जो है नीचे की तरफ बाहर मतलब स्पेशली निकलना होता है, फ्लूइड का निकलना होता है, प्लाज्मा का निकलना होता है। ये पूरा इतना जितना मैंने बताया था, ये पूरा, और वहां से वेन्स में कैसे रिटर्न हो रहा है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। ये पूरा वैस्कुलर इवेंट है पूरा, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आज हम बात करते हैं सेल्यूलर इवेंट। ठीक है, अगर आप सेल्यूलर इवेंट की बात करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें बहुत सारी स्पेसिस पाई जाती है। आपको सीखने का है,
अगर आपको गैंग्रीनल फूड से काम कराने का तरीका देखना है, ऑर्गेनो बूस्टर से काम कराने का तरीका देखना है, आपको कैंसर के लेवल पर काम कराने का तरीका देखना है, एब्सेस, जितनी भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, जितने भी जगह पर ब्लड सर्कुलेशन है और उस ब्लड सर्कुलेशन को लेवल पर आप ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हो, सारी जगह पर आपको दोस्तों इसका इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ स्पेशल प्रोसेसेस होगी दोस्तों। जब सेल्यूलर इवेंट आएगा तो सबसे पहली प्रोसेस होती है मार्जिनेशन। दूसरी प्रोसेस होती है दोस्तों, ये सब वन बाय वन आपको देखने को मिलेगी। दूसरी प्रोसेस होती है रोलिंग। तीसरी प्रोसेस होती है एडहेशन। चौथी प्रोसेस होती है पेमेंटेशन। ठीक है, पांचवी प्रोसेस होती है कीमोटैक्सिन, और छठी प्रोसेस होती है जो आप सभी जानते हो, फेगोसाइटोसिस। ठीक है दोस्तों, ये 6 प्रोसेस होगी। पहले मार्जिनेशन, दूसरी रोलिंग, तीसरा एडिशन, चौथा पेमेंटेशन, पांचवा कीमोटैक्सिन, छठा फैगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दे दूं दोस्तों। जब आप आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है? एक कंडीशन होती है, ये आपके ब्लड वेसल्स है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड वेसल्स में कौन सी चीज कैसे फ्लो कर रही है। दोस्तों जब ब्लड वेसल्स की बात करोगे तो यहां पर आपको परिधि की तरफ प्लाज्मा नजर आता है, ठीक है, ये प्लाज्मा नजर आ रहा है। दूसरा, जब यहाँ पर आप कंडीशन देखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। आपके पास आपको आरबीसी नजर आ रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर प्लेटलेट्स नजर आ रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर WBCs नजर आ रही है। आपने गौर किया, आपने क्या गौर किया यहाँ पर? आपने ये गौर किया कि जो वेसल वाल है, उस वेसल वाल के दोनों साइड में जो परिधि होती है, पेरिफेरी होती है, वहां पर प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा बहता रहता है कंटिन्यू हमारे ब्लड वेसल्स में। जितनी भी आरबीसीज होती है, WBCs होती है, प्लेटलेट्स होती है, जितनी भी सेल्स होती है, ये यहाँ पर एक फ्लो में सेंटर में फ्लो करती रहती है। इस फ्लो को बोलते हैं लेमिनर फ्लो। याद रखिएगा, इस पूरे फ्लो को बोलते हैं लेमिनर फ्लो। और ये जो लेमिनर फ्लो होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस जनरेट करता है, यानी आपकी पूरी बॉडी में इसी फ्लो के माध्यम से मूवमेंट होता रहता है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लामेशन हुआ तो मैंने बताया था एंडोथेलियम में गैप बढ़ जाएगी। यहां जो एंडोथेलियम था दोस्तों, ये नॉर्मली इस तरह से ज्वाइंटिंग था, ठीक है। अब ये ज्वाइंटिंग है, अब यहां पर किसी प्रकार का डैमेज हुआ, मान लो यहां पर इतनी जगह डैमेज हो गया, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जब प्रोसेस होगी तो जो एंडोथेलियर का लेवल होता है वो प्रभावित होगा। तो यहाँ की जो सेल होती है ना, इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब गैप बढ़ा तो अंदर का जो फ्लो होता है, ये जो प्लाज्मा वाला फ्लो होता है, ये क्या करेगा? ये प्लाज्मा वाला फ्लो यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये प्लाज्मा वाला फ्लो यहां से बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा? ये सेल्स बची। ये सेल्स कहां पर आएगी? ये सेल्स परिधि पे आ जाएगी। इस प्रकार से परिधि पे आ जाएगी, क्योंकि जितने बहने की क्षमता थी वो कम हो गई, क्योंकि प्लाज्मा यहां से निकल गया। प्लाज्मा निकल गया तो जितनी भी सेल्स होती है वो वहां पर नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। ये सबसे पहले प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं मार्जिनेशन, ठीक है। मार्जिनेशन में फ्लूइड जितना था ब्लड वेसल्स में वो बहकर निकल गया, लेकिन जो सेल्स होती है वो इतने बड़े पोर्स तो है नहीं कि इसमें से सेल निकल जाएगी, ठीक है। इसीलिए सेल्स यहाँ पर दोस्तों, स्पेशली प्लेटलेट्स, आरबीसी, WBC यहाँ पर एक के बाद एक कलेक्ट हो गई, वो मार्जिनेशन कहलाता है, ठीक है। और इसी लेवल से वो बह रही है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस मार्जिनेशन की हुई। दूसरी प्रोसेस, जब यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों, WBC मूवमेंट अक्रॉस द ल्यूमन वहां पर जब डेवलप होता है तो ये कैसे होगा? यानी जब यहां पर ल्यूमन में WBC की जरूरत है,
ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी की जरूरत है तो आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी इसी पोर्स में से, जो गैप जंक्शन है, इसी में से आपके टिश्यू फ्लूइड में कलेक्ट होना शुरू होती है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और ये कहलाता है डायपेडेसिस। ठीक है, ये कहलाता है रोलिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो कंडीशन रोलिंग के रूप में यहां पर जा रही है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये जितनी भी है ये रोल करती रहती है। ठीक है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में रोल करती रहती है और रोल करने के साथ साथ ये जो लेयर है इसके संपर्क में आती रहती है। पहली एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब यहां पर ये प्रोसेस होगी तो बहुत सारे केमिकल अट्रैक्शंस रिलीव्स होते हैं। ठीक है, इंटरीन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पर जब इन प्रोसेस के लेवल पर जाएंगे तो यहाँ पर रोलिंग की जब कंडीशन होगी, यहाँ पर दोस्तों दो कंडीशन होगी। ठीक है, अगर माइग्रेशन में देखा तो एक कंडीशन हुई स्टेसिस और दूसरी कंडीशन हुई सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्टिन्स, ये दोनों लगातार वर्क करेंगे। तो जब यहाँ पर रोलिंग मैकेनिज्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंडोथीलियम से एक स्पेशल प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट होंगे, इसको बोलते हैं ई सिलेक्टिन्स और पी सिलेक्टिन्स। ठीक है, इनका स्पेशल वर्क होता है, ये सिलेक्टिन ल्यूकोसाइट्स पर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है दोस्तों इंडोथीलियम पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उससे लिंक बनाना, और लिंक बनाकर ये क्या करते हैं, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो वहां पर निकल रही है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, उनको एक के ऊपर एक जमाने का, एडेशन करने का काम करेंगे, वहां पर चिपकाने का काम करेंगे। इसीलिए दोस्तों ये रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन जब सीक्रेट होता है, स्पेसिफिक काम होता है दोस्तों यहाँ पर स्पेशल, आपको याद रखना है, जिस प्रकार से एचआईवी में आप CD4 सेल्स की बात करते हो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती है एक दूसरे से चिपकना शुरू करती है, रोल करके थोड़ी देर रोल हुई, यहाँ हल्का सा चिपकने वाला पदार्थ निकला, उससे टच हुआ लेकिन नहीं चिपकी, आगे निकल गए। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ के वहां पर एक कंडीशन आती है कि वहां पर आसानी के साथ चिपक जाती है दोस्तों। यानी ये सारी कंडीशन आपको वहां पर एडिशन के लेवल पर देखने को मिलेगी और इसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल होगी, ई सिलेक्टिन पी सिलेक्टिन वहां पर केवल उसको लुब्रिकेशन जो हो रहा है, जो चिपका रहा है वो वहां पर सीक्रेट कर रहा है। लेकिन इंडोथीलियम में यहाँ पर दो चीज निकलता है, एक होता है इंट्रासेल्युलर, ठीक है, और एक होता है वेस्कुलर। ठीक है, यहां पर सेल एडेशन मॉलिक्यूल CAM कैम, वेस्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल और इंटरसेल्युलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल सीक्रेट होता है डब्ल्यूबीसी के लेवल पर दोस्तों। यहां पर एक स्पेशल, हमने सिलेक्टिन देखा, यहां पर स्पेशल एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं इंटेग्रिन्स। ठीक है, ये इंटेग्रिन्स निकलता है और ये इंटेग्रिन्स वहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, इसको फर्मली चिपका देता है। ठीक है, फर्मली एडिशन कर देता है ताकि वहां पर जो इंजुरी हुई है, आप देखो कितनी जल्दी आपको 24 घंटे के अंदर ऐसा पता लग जाता है कि यहां से जो भी चीज था ब्लॉक हो गया। कैसे हो रहा, इसी प्रोसेस के वजह से हो रहा कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सेल, बहुत सारी कुंटलों से सेल वहां पर जमा होना शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और जब ये सेल्स जमा होना शुरू हो जाएगी डेफिनेटली ब्लॉकेज डेवलप कर देगा, तो जितना भी अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर नहीं आएगा, जो भी वहां पर फ्लूइड होता है, सेल्स होता है, वो ब्लॉक हो जाएगी और वो फिर से रिकवरी के स्टेज को शुरू करेगी, हीलिंग के स्टेज को शुरू करेगी दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस। लेकिन इसमें जब एडिशन हुआ उसके बाद में आपको याद रखना है कि यहां से डब्ल्यूबीसी ट्रांसजुडेट फ्लूइड जा रहा है, वहां से डब्ल्यूबीसी बाहर आएगी, और डब्ल्यूबीसी बाहर आएगी तो वो क्यों आ रही है बाहर, ठीक है, उसका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस की क्रिया ऐसी थोड़ी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए वहां पर डब्ल्यूबीसी का कलेक्शन, बहुत सारी डब्ल्यूबीसी वहां पर ऑलरेडी एक के ऊपर जमा हो गई, इस प्रोसेस को आप पेमेंटेशन बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन यहां से जब डब्ल्यूबीसी निकल रही है उस प्रोसेस को बोलते हो डायपेडेसिस। डायपेडेसिस में क्या होगा दोस्तों, डायपेडेसिस में मान लो यहां पर ये छेद है, ठीक है, अब डायबिटीज यहां से आरबीसी आ रही थी, ये तो यहां अड़ जाएगी। ठीक है, आरबीसी अड़ जाएगी, निकलेगी नहीं, तो डायबिटीज में क्या होता है, आरबीसी अपने इस प्रकार के कैरेक्टर को करती है। ठीक है, यानी यहां से थोड़ा सा इस प्रकार कैरेक्टर करके बाहर हुई और इस प्रकार से, और अगली बार देखोगे आप तो ये यहां से इस प्रकार से बाहर आ गई। ठीक है, ये डायपेडेसिस करती है, अपने आप को सिकुड़ती है, पहले छोटा करती है, छेद में अंदर जाती है, वहां पर ऊपर जाकर फूलने लगती है, इधर सिकुड़ना शुरू होता है, बाहर की तरफ आ जाती है, और इस प्रकार से आरबीसी बाहर आकर इस प्रकार से दोस्तों डब्ल्यूबीसी, सॉरी ये डब्ल्यूबीसी इस प्रकार से माइग्रेट करके बाहर निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं डायपेडेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर ये प्रोसेस हो रही तो कौन इस्तेमाल कर रहा है, CD31 CD36 CD यानी PCM करके,
यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं ये डायरेक्टली दोस्तों वहां पर इंडिकेट करते हैं कि इस प्रकार की प्रोसेस जनरेट हो रही है। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होती है जिसमें कीमोटैक्सिस होता है, यहाँ पर केमिकल अल्ट्रेशन रिलीव होता है। अब ये केमिकल अल्ट्रेशन जो मास्टर सेल्स डैमेज हो रही है उससे भी निकल रहा है, और जो बैक्टीरिया हो रहे हैं जिनके खुद का भी डैमेज हो रहा है उससे भी कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज हो रहा है, जो इन डब्ल्यूबीसी को वहां पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई यह इन्फेक्शन है, आप जल्दी आओ लड़ो इसको, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आर आवर डिफेंस मैकेनिज्म। इसीलिए दोस्तों जितना भी यहां पर दो तरह के कीमोटैक्सिस निकलेंगे, एक निकलेंगे इंडो और एक लिखेगा एक्सो। इंडोजीनस मतलब हमारी पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी के द्वारा, मास सेल्स के खास तौर से, और जो बाहर है वो बाहर एक्सोजीनस होगा, वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कारण होगा दोस्तों। इसीलिए मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी अलोंग केमिकल ग्रेडियंट्स, यानी कीमोकाइंस जब वहां रिलीज हुआ उसने वहां पर अपना मैसेज भेजा कि भाई यहां पर कुछ बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है, आप जल्दी से वहां से डब्ल्यूबीसी को यहां भेजिए ताकि हम लड़ सकें, ठीक है। और यही कारण होता है एक्सोजीनस कीमोटैक्सिन जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं उससे निकलते हैं, और इंडोजीनस जो होते हैं दोस्तों वो स्पेशली साइटोकाइंस यानी इंटरल्यूकिन 8 नंबर कीमोकाइंस जिसको बोलते हैं अल्फा कीमोकाइन, ठीक है, C5a और ETB4 यानी आर्कियोडेनिक एसिड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो वहां पर टिपिकली निकलते हैं। इसीलिए दोस्तों जब वहां पर केमिकल एक्ट करता है उस जी कपल्ड रिसेप्टर पर, डब्ल्यूबीसी के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर पाया हर सेल पर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो किसी भी केमिकल्स के साथ जुड़कर उससे रिलेटेड फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। और ये रिसेप्टर इस यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी पे पाए जाते हैं वो एक्टिन पॉलीमराइजेशन करते हैं, एक्टिन पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां कलेक्ट करते हैं, और मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी अलोंग केमिकल स्टिमुलस, जो भी केमिकल स्टिमुलस आया है उसी के माध्यम से डब्ल्यूबीसी का वहां पर दोस्तों बहुत तेजी के साथ एग्रीगेशन हो जाता है। इसीलिए जब डब्ल्यूबीसी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाती है, ये डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो गए, यहाँ पर ये बैक्टीरिया मिले हुए हैं, ठीक है, इसको घेर लेंगे, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया घेर लिया आपने तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है, हम पढ़ेंगे सेल में, लेकिन यहाँ पर फिर से बता रहा हूं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। लास्ट जो प्रक्रिया होती है कीमोटैक्सिस के बाद में वो होती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में इन सारी सेल्स के द्वारा इन बैक्टीरिया को घेर लिया जाता है और घेर कर उनको फाइट करके खत्म कर दिया जाता है, इंगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉयड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है दोस्तों अपना और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल का, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो बताते हैं कि ये हमारी अच्छी सेल है या बुरी सेल है, ठीक है। ये बुरी सेल है, इसमें देखो आप इस प्रकार के इन्फेक्शन से वो इन्फेक्शन को पकड़ लिया जाता है और फेगोसाइटोसिस की क्रिया के माध्यम से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जो यहाँ पर इस प्रकार की पूरी कंडीशन को क्रिएट करती है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है, जब यहाँ पर ये क्रिया हो रही होती है आपको क्या जरूरत होता है, ठीक है, कौन कौन सी क्रिया की जरूरत होती है आपको ये याद रखना है। जब टेबल प्रैक्टिस में जाएंगे वहां पर आपको दो प्रोसेस नजर आएगी, एक वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जरूरत होती है, एक वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। आप पढ़ते हो ऑक्सीजन अनऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस आपको इन्वॉल्व होगी, जब भी जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कंडीशन डिमांड होगी वो प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व होगी। यानी सबसे पहले अगर आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे करना है तो सबसे पहले वहां पर जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो इंगल्फ करेगा बैक्टीरिया को, इंगल्फ करने के बाद वो फेगोसोम कहलाएगा, ठीक है। और फेगोसोम फेगोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फेगोलाइसोसोम जब कन्वर्ट होगा ये एक लिस्ट जीन कंडीशन होती है जिसमें आपको मैं आगे बताऊंगा, जब सेल में बताऊंगा, एक लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इतना परफेक्ट होता है कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस को हाइड्रोलाइज करके उसको डैमेज करके वहां से खत्म कर सकता है दोस्तों। इतनी बड़ी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये सारी प्रोसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। जब आप रेस्पिरेटरी बस्ट के लेवल पर आते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे जब नजर आता है ना आपको, ये ऑक्सीजन बस्ट के लेवल पर आता है, यानी रेस्पिरेटरी बस्ट, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है। क्यों करता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा जब ऑक्सीजन होगा तो बहुत तेजी के साथ में वहां पर हीलिंग आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। यही कारण है मोस्ट इफिशिएंट बैक्टीरियल सिस्टम होता है, मोस्ट इफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल एजेंट होता है दोस्तों ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग जब होगी तो क्या होगा,
यहाँ पर कोई भी फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार का फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व नहीं होता। अब रेडिकल्स क्या होते हैं सेल में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी रेडिकल जब इन्वॉल्व नहीं होता तो लाइसोसोमल एंजाइम्स का रोल सबसे बढ़िया होता है। सेल के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। जब आप डब्ल्यूबीसी किसी भी बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेती है, अंदर की तरफ खींच लेती है और वहां अंदर रखती है, तो लाइसोसोम वहां पर निकलते हैं। लाइसोसोम से बस्ट होता है लाइसोसोम, वहां से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस बैक्टीरिया को वहां पर पूर्ण रूप से खत्म करता है। इसीलिए दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी कंडीशन होती है। जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखोगे तो आपको एक्रोफिलिक या एजुरोफिलिक और स्पेसिफिक दो प्रकार की कंडीशन नजर आती है। जब आप ब्लू कलर के देखोगे, आप देखो ये बैक्टीरिसाइडल होता है जो लाइसोसोम, डिफेंसिंग, न्यूट्रल प्रोटीएसेस यानी प्रोटीनेस 3, न्यूट्रोइलेस्टेस या कैथेप्सिन जी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, इनके द्वारा वहां पर वर्क करती है। लेकिन जो स्पेसिफिक होता है, आप जब टेबल प्रैक्टिस करते हो ना, ये स्पेसिफिक चीजों पे खास तौर से आपको बहुत जगह आएगा। आप में से कितने लोग पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हो, आप देखते हो एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कितने लोगों ने जानते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम, कोलेजिनेज, हिस्टामिन, जिलेटिनेज, लैक्टोफेरिन, ये जो होता है ना इन्फ्लामेटरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्फ्लामेशन के, और ये आपको सपोर्ट करता है। आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जितनी भी प्रोसेस ये हो रही है, ये वहां पर सीक्रेट हो जाएंगे और अपना अपना काम करते रहेंगे। भाई आप एक देश है और एक दूसरा देश आप पे आक्रमण कर रहा है, क्या एक राजा अकेला लड़ सकता है? क्या एक अकेला सेनापति लड़ सकता है? क्या एक पूरी सेना अकेली लड़ सकती है? सेना को कमांड की जरूरत होती है, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। हर सैनिक इतने इंटेलिजेंट नहीं होती कि अपने लेवल पर सारे निर्णय ले लें, ठीक है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सारी प्रोसेसेस मिलकर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को जनरेट करते हैं और बॉडी के लिए एक अच्छा रास्ता चुनते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म चुनते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ग्रेन्यूल 1 और 2 सेल्स के निकलते हैं, फेगोसाइटिक वैक्यूल्स बनाते हैं, सभी प्रकार के एंजाइम वहां पर सिक्रीट करते हैं, जो कि डैमेज ऑर्गन के इन्फ्लामेशन के लेवल पर आते हैं। वहां पर ग्लेमर, खास तौर से आप देख लीजिए दोस्तों, जब अलग अलग एज होती है, आप देखो हीलिंग का रिस्पांस अलग अलग होता है। क्यों होता है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं डायल्यूशन उसी के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, एज कितनी है, ठीक है। जितनी एज होगी उतना, और डायल्यूशन चलो दे दिया, हाई पोटेंसी भी दे दिया, डोज बहुत रिड्यूस रखिए, डोज बहुत कम देना आपको, ठीक है। इसीलिए इन्फ्लामेटरी डैमेज जब किसी ऑर्गन में होता है, जैसे उदाहरण के लिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अचानक मालूम पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है। ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, और इन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को कंप्लीटली क्योर करना, ये हमारा फेगोसाइटिक मैकेनिज्म होता है, लास्ट मैकेनिज्म होता है जो इन्फ्लामेशन को कपल अप करता है, ठीक है। वहां पर कंप्लीटली क्योर करता है। लेकिन यहां पर कई चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कई चीज इन्वॉल्व होती है, जो यहां पर आप में कंडीशंस आपने देखी, जो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी सिस्टामिन का लेवल ले लो आप, ठीक है। आप किसी भी प्रकार के कंडीशंस को देखोगे तो वहां पर मीडिएटर्स जरूर होते हैं, ठीक है। अब मीडिएटर्स हैं तो आपको पता है सेल डेराइव्ड मीडिएटर भी होंगे, प्लाज्मा डेराइव्ड भी होंगे, यानी सेल से निकलने वाला, प्लाज्मा से निकलने वाला, दोनों डेराइव्ड फैक्टर आपको इन्फ्लामेशन के लेवल पर नजर आएंगे, और प्रैक्टिकली भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो सेल डेराइव्ड होंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ठीक है, न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एरिकोडोनिक एसिड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हो रही है उसके कारण जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, ये सब सेल्स के द्वारा बन रहे हैं जो हमने देखा। लेकिन प्लाज्मा के द्वारा भी बहुत बड़ा रोल होता है, कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है। काइनिन्स हुआ, कोगुलेशन फैक्टर हुआ, कैसे निकालोगे आप कोगुलेशन फैक्टर, कैसे पता रहेगा आपको? ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड में से आपने सेल निकाल दिया, क्या बचा? प्लाज्मा, ठीक है। अब इस प्लाज्मा, जब आपने ब्लड में से सेल निकाला, इसमें से बचा प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा से भी आपने कोगुलेशन फैक्टर निकाल दिया, जो जमाता है, जो हील करता है, ब्लड क्लॉट बनाता है। आपने कोगुलेशन फैक्टर निकाल दिया, क्या बना? सीरम, ठीक है। इस सीरम बना दिया, सीरम निकल गया। आप देखो आपके बॉडी में जब भी कोई घाव हुआ, इंजुरी हुई, ठीक है, हीलिंग हुआ, फैगोसाइटोसिस पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो गई जो प्रोटेक्टिव है, आपने देखा रेडनेस आया, पेन आया, स्वेलिंग आया, ओडिमा आया, हीट आया, और साथ में आपने देखा लॉस ऑफ फंक्शन भी हो गया, ठीक है।
एक दिन 2 दिन, 2 दिन बाद आप देखो छोटा थोड़ा 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 फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर निकल रहा है, वो होता है सीरम। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होती है कि ब्लड है, ब्लड में से सेल्स को आप निकाल दीजिए प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा बाहर निकल गया, प्लाज्मा में से कोगुलेशन निकाल दीजिए, आप देखो सीरम निकल रहा है जो बाद में निकलता है और इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हीलिंग की कोशिश हो रही है और हीलिंग करेक्ट हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप टिपिकल कैरेक्टर्स निकालते हो तो आपको पता करना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से सीक्रेट हो रही है। तो हम क्या करें, इलेक्ट्रोमेपिथ क्या करें, हम मॉडर्न साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईएच के भी हाथ में पढ़ रहे हैं और हमने प्रैक्टिकल्स किया है, अनुभव लिया, इसलिए आपको बताया जा रहा है। जब आप वहां पर केमिकल्स निकलते हुए देख रहे हो, जैसे सिस्टामिन, अगर आपको मान लो कोई पेशेंट आया बोलता है साहब मुझे एलर्जी हो गई, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही, मैं क्या करूं, क्या करोगे आप? ऐसी मेडिसिन बताओ जो कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन है और एंटी एलर्जिक है। हमारे सीनियर सारे अभी फट से लिख के बता देंगे कि C3 है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, जब भी कभी किसी जगह पर आपको बहुत ही हैवी इन्फ्लामेशन नजर आता है, जैसे मैंने अभी एक ने पढ़ाया आपको कहा C3 का 3200, वाई, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, इसीलिए यहां पर C3 जो होता है गैंग्रीनल फोर्ट के साथ अलग, अगर ऑर्गेनो बूस्टर में C3 दे दीजिए और गैंग्रीनल फोर्ट को D4 में स्प्रे भी करा दीजिए। ये तीन ऐसे चीज होंगे, ऑर्गेनो बूस्टर C3 D7, आपका गैंग्रीनल फोर्ट D7 और D4 में आप किसी भी गैंग्रीनल फोर्ट को आप स्प्रे करा दीजिए। आप देख लीजिएगा कितना बड़ा इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहे हो आप, कितना बड़ा। अगर आपने उसका फिनोमिना समझना है तो ये पूरा इन्फ्लामेशन आप समझ लेना, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज, पूरी बॉडी के लेवल पर चले जाओ आप। इसलिए मैंने आप लोगों को निश्चित तौर पर बता दिया है कि दो चीज हमेशा आपके पास, गैंग्रीनल फोर्ट, ऑर्गेनो बूस्टर हर पेशेंट को देना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको D1 D2 D3 का प्रयोग नहीं करना है, एक्यूट में तो देना ही नहीं, क्योंकि टिश्यू डैमेज कभी भी एक्यूट में नहीं होता। ठीक है, वो जाएगा क्रॉनिक में, डिजेनरेटिव में और कैंसर में। इसलिए आप बना के रख लो D5 से D4 से लगाकर D10 तक, और डायल्यूशन 147 में केवल 3 बना लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 147। आप मेरे आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये चीजें ही टेबल प्रैक्टिस में काम आ रही है, बाकी कुछ नहीं काम आ रहा दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, जब हिस्टामिन निकल रहा है तो आपको पता लगना चाहिए कि भाई सोर्स क्या है और ये करता क्या है। यही चीज समझाने का मैं बोल रहा हूं। आप क्या करोगे प्रैक्टिकल अप्रोच में, जब हिस्टामिन निकला तो हिस्टामिन कैसे निकला मैंने बताया आपको, सेल डैमेज हुई, मास सेल डैमेज हुई और मास सेल से निकला, बेसोफिल सेल से निकला, प्लेटलेट से निकला। ये तीन चीजें हैं, मास सेल्स, बेसोफिल, प्लेटलेट, इनसे डायरेक्ट हिस्टामिन निकल रहा है। ये कर क्या रहा है, वेसोडाइलेटेशन, वेस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन कर रहा है, एंडोथेलियल को एक्टिवेट कर दिया, और यही कारण है सेल जंक्शन में गैप हो जाएगी, जिसके कारण से प्लाज्मा बाहर आएगा। ये हिस्टामिन का काम। सीरोटोनिन क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स को और इंट्रोक्रोमोफिन सेल्स जो होती है उसको एक्टिवेट करता है। इसीलिए तो उस समय जैसे स्टार्ट होता है इन्फ्लामेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, तुरंत उसके बाद लंबे समय के लिए वेसोडाइलेटेशन होता है, इस कारण से होता है दोस्तों। तीसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। भाई नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, सीधा जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है वेसोडाइलेटेशन कराएगा, वेसल्स को डायलेट करा देगा। ठीक है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप गैंग्रीनल फोर्ट करोगे तो क्या क्यों कर रहे हो आप, आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर वेसोडाइलेटेशन हुआ, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हुआ, आप देखो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वहां पर सारे डेवलप हो जाएंगे, यानी हर काम ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन बर्स्ट होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन रिलीज होती है। भाई ऑक्सीजन आएगा तो क्या, सिंपल सा समझिए, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या बनता है, एनर्जी, एटीपी, हीलिंग, रिपेयर, ग्रोथ, यही होता है ना। इसीलिए ऑक्सीजन बर्स्ट यहां पर लगेगा, ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज्यादा अच्छी कंडीशंस में आप क्रिएट हो जाओगे, ठीक हो जाओगे दोस्तों। ये मेन चीज होती है। अब यहां हमने पढ़ा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अगर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर निकल रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल्स और एंडोथेलियम के साथ कोऑर्डिनेट होकर हमेशा काम करता है। और जब ये कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहा है, आपको याद रखना है प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। मैंने कहा ना वहां एडिशन हो रहा है, प्लेटलेट एक के बाद एक के ऊपर एक पेमेंट के रूप में, एक के ऊपर एक लेयर के रूप में जमना शुरू करेगा। जमेगा तो क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन,
परमिबिलिटी इंक्रीज करेगा यानी गैप्स बना देगा, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जैसी कंडीशन कर देता है दोस्तों। ब्रोंको जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर अगर म्यूकस कलेक्ट हो जाता है तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ताकि म्यूकस कफ के रूप में बाहर निकल जाए। ये सारी प्रोसेस जब जनरेट कर रहा है तो ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, यानी डिफेंस की प्रोसेस है, और इसी डिफेंस की प्रोसेस के माध्यम से आपको इन्फ्लामेशन के काम कर रहा है। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि ये पूर्ण रूप से मतलब एक स्पेशल अगर आप देख रहे हो, ये पूर्ण रूप से आपका सेल्यूलर यानी टिश्यू के लेवल पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। टिश्यू के लेवल पर आप देखो यहाँ पर मतलब सिक्रेटिन भी रिलीज हो रहा है। आप देखो यहाँ पर दोस्तों स्पेशली इंटरल्यूकिन्स भी सिक्रेट हो रहा है, साइटोकाइंस भी रिलीज हो रहा है। ये कर क्या रहे, करने वाला काम बता रहा हूं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको नजर आएगा। मैं कुछ उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। जब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इंटरल्यूकिन साइटोकाइन निकल रहा है तो ये प्रोटीन होता है रिलीज बाय एक्टिवेटेड सेल विच टेक पार्ट इन इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनोस्टेशन, ठीक है। जब इम्यूनाइजेशन का डेवलप करना है, आपको इन्फ्लामेशन में पार्ट अप करना है, तब ये एक्टिवेटेड सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसीलिए ये किसके द्वारा सीक्रेट होगा, लिम्फोसाइट के द्वारा, मैक्रोफेजेस के द्वारा, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा दोस्तों, स्पेशली वहां पर जितनी भी पार्टिसिपेट करने वाली सेल्स की। लेकिन आपके माइंड में ये आएगा सर सब सेल एक साथ थोड़ी आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब भी वहां पर एक्यूट स्टेज में कभी भी डब्ल्यूबीसी की सेल्स वहां पर पार्ट अप करेगी तो सबसे पहले पार्ट अप करेगी न्यूट्रोफिल, ठीक है। यानी जैसे ही किसी को इंजरी हुई और वहां पर जो पस डेवलप हुआ है पर्टिकुलर, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, वहां पर आप जो टेस्ट करोगे उसको देखोगे तो मोस्टली आपको न्यूट्रोफिल नजर आएगा दोस्तों, मोस्टली न्यूट्रोफिल नजर आएगा। लेकिन जब आप वहां पर कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन बाद देखोगे तो वहां मोनोसाइट नजर आ जाएगा। क्यों, न्यूट्रोफिल का काम खत्म हो गया, मोनोसाइट्स ने वहां अपना रोल अदा कर लिया, मैक्रोफेजेस, टिश्यू मैक्रोफेजेस ने वहां पर रोल अदा कर लिया। यही कारण है दोस्तों, जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा, देयर में बी सम चेंजेस। एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, ट्यूमर नेक्रोसिन फैक्टर रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 1, 6, 17 रिलीज होगा, कीमोकाइंस रिलीज होगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं जो हीलिंग की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, वहां तो लोकल पार्ट में ना होकर जनरलाइज हो चुकी हुई थी इन्फ्लामेशन, और जब जनरलाइज हो जाएगी इंटरल्यूकिन 12 और 17 रिलीज होता है, ठीक है। वहां पर ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर वाई वहां पर रिलीज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो होता है वो ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एक्यूट इन्फ्लामेशन के लेवल पर रिलीज होता है। और हमने देखा है कि गैंग्रेनल 4 और C3 सबसे पहले उनको सपोर्ट करता है, तेजी से सेल्यूलर इवेंट को प्रमोट करता है, और सेल्यूलर इवेंट के माध्यम से फेगोसाइटोसिस कराकर उन सेल्स के बॉन्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है जिसमें इंजुरी हुई थी। इंजुरी हुई, गैप हो गई, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग से कैपेसिटी को बढ़ाता है और उसको इंजुरी को ठीक करता है। ये कैसे आप डायग्नोस करोगे, ठीक है ना, कैसे डायग्नोस करोगे, ये चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लाइव आपको देखना है ये चीज, ठीक है। अब लाइव जब देखोगे तो आपको सारी चीज यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में नजर आएगी कि हाँ साहब ये चीज होती है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है, जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच में आएंगे तो मैं वो चीज बताना चाहूंगा आपको जो प्रैक्टिकल अनुभव की हुई है और रिजल्ट देखा हुआ है दोस्तों। ये रिजल्ट अप्रोच कराता है कि आप यहाँ पर क्या देखना चाहते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें सब मैं आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा दोस्तों। जब आप यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली देख रहे हो दोस्तों, तो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर जो सोर्स है, आपको पता है, आपको सोर्स ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जितने भी सोर्स निकल रहे हैं, ये सोर्स का लेवल जो होता है आपको देखना है, और वही सोर्स का लेवल होगा मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस और टी सेल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अगर आपने वहां पर टेबल प्रैक्टिस में देखा है तो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और यही रिजल्ट आपकी टेबल प्रैक्टिस को 4 चांद लगाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको देखना है और आपको समझना है कि ये प्रैक्टिकल जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो आपको कैसे रिजल्ट नजर आ रहे हैं दोस्तों। जब आप फंक्शन देखोगे तो इनके फंक्शन क्या होंगे, इनके फंक्शन ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में सामने आएंगे दोस्तों। वो क्या, आप क्या देखना चाहते हो।
दोस्तों सबसे पहले आप एंडोथेलियल के लेवल को एक्टिवेट करना चाहते हो, स्टिमुलेट करना चाहते हो, ताकि क्या हो, एडेशन एक्सप्रेस हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाए और जितना भी अंदर से सेकेंडरी फैक्टर्स आ रहे हैं उनका स्टिमुलेशन हो। स्टिमुलेशन न्यूट्रोफिल्स टू रिलीज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और कीमोकाइंस, इनको रिलीज करते हो। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, जब आप लीवर के लेवल पर जाते हो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगा। लीवर क्या करता है, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं, लीवर सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स की। ठीक है, ये बनाता है फाइब्रिनोजन यानी ईएसआर। याद रखना सीधा, अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का डिजेनरेशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा तो ईएसआर बढ़ावा मिलता है ना, वो किसके कारण मिलता है, याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन। ये रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी, आप देखते हो ना सीआरपी, अभी आप जितनी भी इन्फेक्शन में जाते हो आप बोलते हैं यार सीआरपी बढ़ा हुआ है। जब लीवर इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, और वो फेल हो जाता है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, तब आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है दोस्तों। यही कारण है कि जब आपके बॉडी में सीआरपी बढ़ा होगा, मान लीजिए लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है, और मेहनत करना पड़ रही है तो डेफिनेटली कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ न्यूमोकोकस जैसी कंडीशन वहां पर डेवलप होती है, तो इन्फेक्शन बहुत डेंजरस हो जाती है। और यही कारण से जब बहुत ही सीवियर कंडीशन डेवलप होती है तो ये सारी प्रोसेसेस आपको डेवलप होते हुए नजर आती है दोस्तों। इसलिए छोटी छोटी टिप्स जब आपके टेबल प्रैक्टिस में सामने आए तो आप उसको देखते जाइए कि यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब बहुत सारा काइनिंग, देखिए आप काइनिंग रिलीज होगा, यहाँ पर कोगुलेशन फैक्टर रिलीज होंगे जो टेबल प्रैक्टिस में आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। जब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक्यूट इन्फ्लामेशन का मार्फोलॉजिकल आप वहां पर टाइप्स देखोगे तो आपको क्लियर, मैं एक एक उदाहरण देके बता रहा हूं ताकि आपको यहाँ पर विजिबल हो और आप इस विजिबिलिटी को देखो और इसको आप वहां पर प्रोटोकॉल को सेट करो दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं, आपको अगर ग्रुप में दिख रही है तो आप देख सकते हो। आपको वीडियो दिख रही है दोस्तों? कोई भी मुझे मैसेज करके बताए प्लीज, आपको वीडियो दिख रही है? ये केस है जो हम लोगों का सबसे स्पेशल केस है दोस्तों, जो हमारी सविता मैडम ने इसको प्रमोट किया था। डॉक्टर सविता मैम जो आपके नागपुर से है, उन्होंने इस केस को प्रमोट किया था दोस्तों। और इस केस के लेवल पर हमको दिखा था दोस्तों कि इस कंडीशन में ये पूरी प्रोसेस हमने देखा था दोस्तों कि इस केस के लेवल पर जब डायग्नोसिस किया गया, ये एनल फिस्टुला का ऑपरेशन किया गया और एनल फिस्टुला के लेवल पर उसको ऑपरेशन करके छोड़ दिया गया। ठीक है, जब यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया तो छोड़ने के बाद में इतनी वर्स कंडीशन थी इसकी कि डॉक्टर्स भी मना कर गए थे कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने उसका ट्रीटमेंट किया आफ्टर 25 डेज, ये है हमारा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ओनली 25 डेज हमने पूरे एनस रीजन को सील कर दिया था दोस्तों, विदाउट एनी सर्जरी। डायबिटिक पेशेंट था, 31 यूनिट्स जो है इंसुलिन का यहाँ पर दिया जा रहा था दोस्तों, 31 यूनिट इंसुलिन का वहां पर लगातार दिया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोटोकॉल्स, बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल इंफ्लामेटरी टिश्यूज, हम लोगों ने ये पूरा प्रोटोकॉल सेट किया था दोस्तों। और यही कारण है हमारे प्रोटोकॉल्स 100% लेकर आए हैं दोस्तों, रिजल्ट 100। आप चाहें तो ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है 25 डेज का। डॉक्टर सविता मैम, आप चाहेंगे तो नंबर शेयर कर दूंगा, आप बात कर सकते हो। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि इस प्रोसेस के लेवल पर उन्हें 47,000 का आईफोन गिफ्ट दिया था सामने वाले बंदे ने। और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था उनका एक ही जवाब था, इट्स अ ड्रास्टिकल चेंजेस आई कुड नॉट सीन इन माय 23 ईयर ऑर्थोपेडिक सर्जरी लेवल। मैंने कभी भी नहीं देखा इतना बढ़िया चेंज 25 दिन में इतना, ओ माय गॉड। ये शब्द थे, ये जवाब था दोस्तों उनका। इसीलिए आपको याद रखना है, जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, जो वहां पर मार्फोलॉजिकल चेंजेस आपको नजर आएगा, वो क्या नजर आएगा, जब वहां पर आप टेबल प्रैक्टिस में देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, जब आप टेबल प्रैक्टिस की बात करेंगे तब आपको छोटी छोटी चीजें आपको नजर आएगी। आप देखिए कैटरल इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। अब जब कैटरल इन्फ्लामेशन हो रहा तो वो इन्फ्लामेशन कैसे होगा दोस्तों, आप कैसे पकड़ोगे? ठीक है, ये उदाहरण है और प्रोटेक्शन सिखा रहा हूं मैं, इन्फ्लामेशन कैसे कवर करना है। ठीक है, इन्फ्लामेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, कैसे हो रहा है, हील कैसे हो रहा है, फेगोसाइटोसिस कैसे हो रहा है। लेकिन जब एक्यूट इन्फ्लामेशन आएगा आपको कैटरल इन्फ्लामेशन नजर आएगा। आप कहते हो ना नाक बहरे, साइनोसाइटिस देखा है, कितने लोगों ने देखा है? ठीक है, साइनोसाइटिस में आपने देखा, आप कहते हो साहब यहाँ पर लगातार म्यूसिन का सिक्रेशन हो रहा है, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, ये क्या है?
इट्स एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ये कैटरल इन्फ्लामेशन के लेवल पर हो रहा है। लेकिन जब सीरियस इन्फ्लामेशन होगा, सीरियस फ्लू, बहुत पानी जैसा फ्लूइड टपक रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरियस इन्फ्लामेशन। वो क्या होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी जब इंक्रीज हो जाएगी वहां पर, यदि डायलेटेशन हो गया, फ्लूइड एक्सुडेशन के रूप में बाहर आ जाएगा, सीरियस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू, सीरस फ्लूइड टिश्यू में कलेक्ट हो जाएगा, बॉडी कैविटी में फ्यूजन हो जाएगा, बुला इन बर्न्स, बर्न्स जब होता है, जलता है, आप देखो वहां पर कैसे होता है, एक पूरा सा फुग्गा बन जाता है, उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, इस सारी कंडीशन होती है सीरियस इन्फ्लामेशन के लेवल पर, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वैसोडायलेटेशन हुआ, सीरस फ्लूइड टिश्यू में कलेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, बॉडी कैविटी में कभी भी इफ्यूजन नजर आए आपको, फ्लूइड कलेक्ट ना जाए, वो सीरस फ्लूइड का इफ्यूजन होगा, सीरियस इन्फ्लामेशन होगा, बर्न्स होगा, वो भी सीरियस इन्फ्लामेशन होगा। इसीलिए सारे कैरेक्टर आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा होता है फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन, यानी जब फाइबर्स का इन्फ्लामेशन हो गया तो आप क्या समझोगे दोस्तों, जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पर इंक्रीज हो जाती है, क्या होगा, फ्लूइड और प्रोटीन वहां पर बाहर निकलने लग जाएंगे। याद रखिएगा, प्रोटीन जब बाहर निकलने लग गए, फ्लूइड निकलने लग गया, एडेसिव इन्फ्लामेशन हो जाएगा दोस्तों। यानी आप कहां पर देख रहे हो ये चीज, आप हार्ट पे चले जाओ, पेरिकार्डियम पे चले जाओ। ठीक है, ब्रेड और बटर पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो जाती है, बिल्कुल बैट जैसे सॉफ्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, रूमेटिक कार्डाइटिस, रूमेटिज्म में, और उसका इन्फ्लामेशन यदि हार्ट पे होता है, वो कंडीशन यहाँ पर डेवलप मिलती है, वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन यहाँ पर क्लियरली एक विजिबल कंडीशन में नजर आती है। सीरोसैंग्यूनस इन्फ्लामेशन, यानी बॉडी कैविटी में जब फ्लूइड वहां पर ब्लड के साथ एक्सुडेट हो रहा है, बहुत सारा वहां पर कलेक्शन हो गया। ठीक है, अगर ब्लड भी वहां पर कलेक्ट, कोई चोट लगी, इंजुरी हुई, इन्फ्लामेशन हुआ और वहां से फ्लूइड के साथ में ब्लड भी आ गया और वहां कलेक्ट हो गया, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को जनरेट करता है। इसी कारण से आपको याद रखना है, सीरोसैंग्यूनस इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों। ठीक है, सीरोसैंग्यूनस इन्फ्लामेशन। दूसरा होता है प्रूलेंट इन्फ्लामेशन, आप देखते हो पस पड़ा हुआ है, ठीक है, पस एक्यूमुलेट हो रहा है। अब पस कब एक्यूमुलेट होता है, जब वहां पर हाइपोक्सिया हो गया हो। हाइपोक्सिया हो गया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हुई, तो वहां का टिश्यू क्या करेगा, डैमेज हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। जब नेक्रोसिस होगा तो वहां पर न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन हो जाएंगे, यानी पस एक्यूमुलेट हो जाएगा कैविटी में, वो कहलाएगा एब्सेस। ठीक है, वो कहलाता है प्रूलेंट इन्फ्लामेशन। क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, गैंग्रीनल फोर्ट अकेला काफी है, ऑर्गेनो बूस्टर ही अकॉर्डिंग टू पार्ट में आपको इन्वॉल्व करना, जहां C1 काम करेगा वहां ऑर्गेनो बूस्टर C1, जहां C2 काम करेगा ऑर्गेनो बूस्टर C2, ये सारी चीजें वन बाय वन आपको नजर आती है। इसीलिए ये सारी, अब यही चीज अगर अल्सर के लेवल पर आप देखो, ब्रीच अल्सर, डिसकंटिन्यूटी इन एपिथेलियम, म्यूकोजल सरफेस पर आप म्यूकस में देखते हो। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, अल्सर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो क्या होती है, आप क्या सोचते हो इसको दोस्तों, ये वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो टेबल प्रैक्टिस से लिंक कर रही है। वो मैंने उदाहरण, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, मैं कितने बताऊं आपको दोस्तों। ठीक है, ये सारे लिंक करने वाले उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके टेबल प्रैक्टिस को चार चांद लगाएंगे दोस्तों। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स जब ऐसी जगह पर आता है दोस्तों, वो ऐसी जगह पर आकर दोस्तों वहां पर कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होकर टिपिकली एक्यूट इन्फ्लामेशन की फैट्स को जनरेट करता है। यानी इफ वहां पर अगर किसी प्रकार का पॉजिटिव एजेंट है, तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन क्या करेगा, इस पॉजिटिव एजेंट को डाइल्यूट करेगा, डाइल्यूट करेगा, उसको रिमूव करेगा दोस्तों। ठीक है, रिमूव, डिस्ट्रॉयड या डाइल्यूट करने का काम करेगा, इसलिए इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में ये सारी चीज बाहर निकल जाएगी, इसीलिए एक्यूट इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो जाएगा, किंतु जब पॉजिटिव एजेंट वहां पर रिमूव नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता, तब क्या होगा, यही एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों एक्यूट इन्फ्लामेशन। कल मैं आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बताकर, थोड़ा सा है वो बताकर, मैं सीधा आपका सेल का जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, वो शुरू करेंगे। यहाँ पर जो एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ना आपके बॉडी में, वो होता है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बी। ठीक है, ये जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बी कहते हैं, IL, इंटरल्यूकिन 10। ठीक है, ये दोनों एंटी और प्रो इन्फ्लामेटरी कंडीशन को जनरेट करते हैं, इंटरल्यूकिन 4 और 13। ठीक है, याद रखिएगा। लाइपोक्सिन्स, ये वो कंटेंट होते हैं जो आप जब पैथोलॉजी पढ़ते हो तब बताया जाता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोमेपैथ में इन्फ्लामेशन का प्रोसेस बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम प्लांट थेरेपी कर रहे हैं,
केवल केवल प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, इसलिए प्लांट्स के लेवल पर ही वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी बॉडी को हील करता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। यदि किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। हाँ जी मनीष सर, नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं कल आपको रिपोर्ट्स डाला था मम्मी का। हाँ हाँ, उसमें सर अपर एब्डोम में फ्लूइड सीन हुआ था, आपने रीड कर लिया होगा। सर मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है ना हाँ मैसेज, सर, हाँ जी, 8 to शुरू 200 करिए और उसको। BEG का आपने पिल्स का बोला है ना सर? हाँ हाँ सर। तो सर उसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, हो जाएगा कवर। हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक हेलो है सर, हेलो सर। नमस्कार। जी। नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो हाँ जी। हेलो सर। बाकी लोग सर बोलते रहिए, बोलिए कौन बोल रहा है, एक एक करके जी बोलिए। सर, मैं जी कमल सर। जी बोलिए सर। सर बहुत अच्छा क्लास आज का रहा। जी सर और एक थैंक सर बहुत गुड न्यूज है, कल हमारे कुछ MBBS मित्र आए हुए थे, जी तो आपका इन्फ्लामेशन वाला वीडियो उनको दिखाए। जी वो लोग काफी आश्चर्यचकित हैं कि आपके फील्ड में भी इतने अच्छे कॉन्सेप्ट वाले डॉक्टर हैं, और ये लोग, हम लोग तो इस तरह का मेडिकल कॉलेज में भी इस जितनी बारीकी से आप सर पढ़ा रहे हैं, वो लोग कह रहे थे कि जी। इतने बारीकी से तो हम लोगों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। सर तो समझने वाले कम है कमल सर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर झूला छाप ही कहलाना पसंद करते हैं। और मैं नहीं जी सर। चाहता कि मेरे फैमिली मेंबर कभी आए मेरे यहाँ, जब DI साहब आए, नहीं तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम्हारे पास बहुत मेडिसिन है, देखते हैं। मैंने कहा आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी अंदर आए, बिल बताओ, बिल तैयार। आपका डॉक्टर रजिस्टर बताओ, वो तैयार। आपका फीडबैक रजिस्टर बताओ, कितने पेशेंट ट्रीट करते हो, कितने ठीक करते हो, वो तैयार, वो दिखा दिया। और लॉट्स ऑफ बंच मैंने दिखाए उनको। उसके बाद में वो बोलते हैं यार ये मेडिसिन ऐसी, ये मेडिसिन ऐसी, ये क्या है। मैंने कहा आप टेस्ट करवा लो, आपको दे देता हूं मैं, ठीक है। जब उनको दिखाया गया तो वो कहते हैं मुझे कॉफी पिला दे, मुझे माइग्रेन हो रहा है, मुझे कुछ मेडिसिन डाल के दे, जादू जैसी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, कॉफी बना के लाता हूँ, आप एक काम करिए, ये मेडिसिन दे रहा हूँ, इसको स्मेल करिए, ठीक है। मैंने RS की मेडिसिन उसको स्मेल करा दी, DI साहब को। और जब उन्होंने स्मेल करी, मैं कॉफी लेकर आया। कॉफी में मैंने जनरल टॉनिक डी, मेरे पास बना रहता है हेडेक ड्रॉप, जनरल टॉनिक D6, जनरल टॉनिक D10, ये 2 प्रोटोकॉल रहते हैं। मैंने डायरेक्ट जनरल टॉनिक D10 दिया, उसमें मिला हुआ है जनरल टॉनिक D10 C1 वर्वन-Y। जनरल टॉनिक D10 बनाया 100 ml, और 30-30 ml के रेशियो के हिसाब से मैंने उसमें 20-20 ड्रॉप C1 वर्वन-Y डाल दिया, और अच्छे से मिक्सअप करके रखता हूं। मैंने वो 5 ड्रॉप उनको डाल दिया, 5 ड्रॉप। और स्मेल, जैसे मैं कॉफी लेके आया, 5 मिनट लगे थे, 5 मिनट में 90% उनको माइग्रेन ठीक हो गया। नहीं बताया उन्होंने, वो बस ये कि तू मुझे RS सूंघाया, तू मुझे RS सूंघाया। मैंने कहा सर ये WE है, देखिए आप, ये लिखा हुआ है WE, ये मेडिसिन है, आपको मैं भर के दे देता हूं, आप यूज करके देखिए आप कितने पेशेंट को देते हैं। आप RS को आपके पास मिल जाएगा, RS को आप स्मेल करा दीजिएगा, अगर हेडेक बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिए, ये WE है। और मैं 122 डिसीजेस में स्मेल कराता हूं, अलग अलग मेडिसिन का प्रोटोकॉल। क्या बात करता है, मैंने कहा हाँ। बोले यार मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है एलर्जिक कोराइजा की। मैंने कहा ठीक है, S1C1A1F1 आ रही, उन्हीं के सामने बनाया, उन्हीं के सामने के मेडिसिन से बनाया, उन्हीं के सामने स्ट्रोक दिया, उन्हीं के सामने मेडिसिन दिया, और उसी को RS जैसा अलग से बनाया। ये देखिए सर मैं आपको स्मेल के लिए दे रहा हूँ, ये स्मेल कराइएगा और ये पिलाइएगा। उसने वही किया, वहां जाकर डिस्टिल वाटर वाला पिलाया और स्मेल कराया। आप बिलीव करोगे, जो 22 साल पुराना था एलर्जी, विदिन 3 मंथ खत्म। ठीक है, ये एलेग्रा खाते थे वो, एलेग्रा। अब क्या, एलेग्रा जी से जी कितना डैमेज कर रहे हो आप इम्यूनिटी को। जी जी। उसके बाद से आज तक वो DI साहब ने कभी भी कोई शिकायत आती है, उसको वहीं के वहीं निपटा देते हैं, और उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं जो शिकायत करता है। क्योंकि उनको जी पता है सर। मेरे यहाँ लाइव, मैं इसीलिए कहता हूँ आप आइए, मैं लाइव दिखाता हूँ डेमो, ठीक है। मैं जी नहीं सर। डरता। जी सर। जितने भी क्लिनिक पे छापे पड़ रहे हैं, अभी बहुत छापे पड़ रहे हैं, हरदा, सीनी, जी जी मालवा, खंडवा, सब एरिया में, लेकिन हमने कभी क्लिनिक बंद नहीं किया। हम एलोपैथ का, हमारे घर में क्रॉसिन नहीं मिलता है, तो आप जी जी हमको सील करके बता दीजिए, कोर्ट में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जी पेशेंट, जी डॉक्टर सारे जानते हैं कि ये बहुत पगला डॉक्टर है, इसलिए कभी भी जी क्रिटिसाइज नहीं करते। वही चीज चाहता हूँ जी हमारे सब मित्र उसी लेवल पर आए।
जी। तो सर उसमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर आर के झा, उनको स्पाइनल पेन हो रहा था, बहुत जी क्रॉनिक पेन था। जी तो आपका जो स्पेशल पेन किलर आयल जो बनाए हुए थे, जी उसको हम आरएस बेस में बना के रखे, तो ठीक उसी समय उनको लिटाए और ऊपर से लगा दिए। विद इन जी 5-7 मिनट के अंदर में उनका पेन गायब हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये हाँ, कहते हैं और सबसे बड़ा प्रूविंग। बहुत बढ़िया सर। जी, और उन्होंने वो अपने पूरे परिवार का 3 पेशेंट उसी समय जो है हमारे पास उन्होंने रेफर किया है। जी और एक यही तो। डेंटल कैरीज का केस आया है सर, जी जिसमें C11-1M हम्म 3 डोज हमने दिया, और हाँ उससे उनका डेंटल एब्सेस बिल्कुल खत्म हो गया सर। वेरी गुड। जबकि उनको मेगा सीबी 10 डोज खिलाए थे, उससे भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। वेरी गुड। C11 और 1000। 1000 वेरी गुड। आफ्टर 3 डेज पर हमने 3 खुराक मात्र दिया था, वेरी गुड सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। थैंक यू सर, हम लोगों को गाइड करने के लिए। जी जी सर, करते रहिए सर, बढ़ते रहिए आगे। जी सर, जी जी सर। ठीक है ओके दोस्तों, और सर। किसी को क्वेश्चनिंग है? जी सर, एक क्वेश्चन था सर। जी राकेश। सर ये मास्ट सेल डैमेज वाले में जो बताया आपने सर कि इसमें जैसा एलर्जी हो जाती है, वैसोडाइलेशन होता है, तो इसमें सर कभी कभी ऑर्गेनो बूस्टर C3 और C5 वाला दोनों अल्टरनेट करके दे सकते हैं क्या सर, इंटरनल? नहीं 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 सर, यहाँ पर C1 वाला काम करेगा ना। आप थर्ड स्टेज पे मत जाइए, जी है ना। स्टेज वाइज से लिए ऑर्गेनोबस्टर C1 ही काफी है। आप जब देखो एलर्जी होती है तो S1 C1 A1 F1 आरिज काम कर रहा है, ठीक है, जी इतना आगे जाने की जरूरत नहीं। C1 वाला ही दे दो, ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा म्यूकस निकल रहा है तो C2 पे आ जाओ, ठीक है। जी जी आपको डैमेज हो रहा है, अल्सर हो रहा है, छाले हो रहे हैं, पेन हो रहा है, सेंसरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, C3 दे दो। आपको लग रहा है ना एडिनॉइड्स भी हो गया, हार्डनेस हो गई है वहां पर, बहुत ज्यादा कड़कपन नजर आ रहा, C4 वाला ऑर्गेनो बूस्टर दो। आपको नजर नहीं आ रहा ये सारी कंडीशन है, पस पड़ा हुआ है, बहुत बदबू आ रही नाक से, आप सीधा ऑर्गेनो बूस्टर C5 वाला दे दो या गैंग्रीन फोर्ट दे दो, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। नमस्ते सर। नमस्ते माली सर। हाँ सर, S5 અને VN1 તે અલગ વિષય में તે दोनों मिक्स करने के अलग अलग देंगे? सर अलग अलग दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक को मॉर्निंग में दीजिए, एक को इवनिंग में दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। सर जो एक्ने में जो आपने पढ़ाया आज, जी सर इसको जो नीचे वाला आपने गोल्डन वाला बताया, इसको हम 200 वाला जो S2C12 वाला, ये हम कितने दिन रेगुलर दे सकते हैं सर? सर आप जितने दिन देना चाहो, पेशेंट ठीक अच्छा हो जाए उसके बाद अगर आप चलाना चाहो तो ठीक है, अच्छा ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो जहां तक सर जैसे, हाँ ठीक है सर, जैसे एक 2 नंबर वाला आपने बताया और एक है सर 5 नंबर वाला, इन दोनों में से एक को देना है ना, जो अक्यूट और क्रोनिक वाला, ऐसे है ना? बिल्कुल इसमें S5Y है ऊपर वाले में, नीचे S3C1A A3F1 है, दोनों हाँ में से एक देना है ना सर कोई? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बस यही कंफ्यूजन थी सर। जी धन्यवाद सर। जी सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो आप एक्ने पोर फीलिंग का बताए थे सर, जी वो जब जरा करंट चलेगा था C5 F1 जी GE और क्या है सर? बस यही है सर, ये तीन ही है क्या? बिल्कुल 3। आपको थर्ड डायल्यूशन में बनाना है 12-6-12, ठीक है। C5 के 12 ड्रॉप, F1 के 6 ड्रॉप और GE के 12 ड्रॉप, ठीक है। इसको डाल दीजिए 30 ml डिस्टिल वाटर में, 105 स्ट्रोक उठाइए, 5 ड्रॉप सुबह 5 ड्रॉप शाम को दीजिए, कंटिन्यू दीजिए। C3 का 30 डायल्यूशन या 200 डायल्यूशन चलाइए, C15 का 1000 डायल्यूशन वीकली आप 15 डेज में एक बार, मंथ में 2 बार आप चलाइए, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, एक पेशेंट है सर, उसको करीब 20 साल से। प्रोटोकॉल ना पूछे, प्रोटोकॉल नहीं बताऊंगा आज, जो मैंने बताया वो पूछिए आप। न तो एक वो बहुत परेशानी है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं सर, प्रोटोकॉल नहीं बताता हूं मैं। आप अगर कंडीशन पूछेंगे तो मैं पूछूंगा आपको कंडीशन क्या है, आप पूरा डिटेल बताएंगे तो ही बता पाऊंगा मैं। जी बताएंगे कंडीशन सर। ठीक है, बताओ आप। तो 20 साल से करीब उसको वर्म है, जो खीरा का बड़ा बीज होता है ना, उस टाइप का निकलता है पैखाना के रास्ता से, या हवा भी छूटता है तो उसके रास्ते से भी निकल जाता है, और ये बढ़ता है। मीट मछली मांस खाता है और ज्यादा बढ़ता है, वो निकलता है। ठीक है और ये करीब 20 साल से ऊपर का है, ठीक है। और कोई दिक्कत उसको नहीं है।
ठीक है, आप मुझे बताओ वर्म पैदा कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में? ये तो उतना नॉलेज में नहीं है सर। इसीलिए तो मैं आपको मना करा था कि प्रोटोकॉल मत पूछो, ठीक है। आप एक काम करो, S5F1 वर्ड2 Y B दे दो आप, ठीक है। B हटा दो, S5F1 वर्ड2 दे दो Y के साथ में, ठीक है। पॉजिटिव में देना आप उसको D4 में, D4 में। और साथ और में कुछ तो 100 जी। ml डिस्टिल वाटर में A2S5C5 वर्ड2 Y F2 जी। ये 10 ड्रॉप डालकर अच्छे से 105 स्ट्रोक देकर पूरे एब्डोमेन पे स्प्रे कराइए दिन में 3 टाइम, ठीक है। 10 मिनट लेटे रहने देना, 1 महीने बाद बताना कैसा लग रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सर ठीक ये है। तो सिस्ट चलो में, सर ये ठीक। सिस्ट में जो बताया है 200 वाला काम हाँ। करेगा ना? S2C2 L1 A3Y सर सिस्ट एक्ने के सिस्ट, एक्ने के सिस्ट। हाँ। ओके, थैंक यू।